हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 11 फरवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इजी वे में। सारे एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर के हैं वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वहां पर अवेलेबल होती है। तो आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है तो इसका फायदा उठाइए और वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 फरवरी के करंट अफेयर का एक डे से है। यहां पर क्वेश्चन आपको पता होगा कि एग्जाम में डे और थीम से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम कवर करते हैं सारी की सारी। तो उसी क्रम में एक और है वर्ल्ड पल्सेस डे, दलहन डे के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में इसे पुकारा जाता है। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दलहन फसलों की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं इवन, तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। पहली चीज, अगर किसी को हेल्थ चैलेंजेस से है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हेल्थ से रिलेटेड, तो डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करता है कि दालों की चीजें खाओ, है ना। तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब पूरे वर्ल्ड में लोगों को इसके प्रति अवेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में लोगों को अवेयर करना, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके गुण हैं, उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना, यह मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड पल्सेस डे को मनाए जाने का। हर साल ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। पल्सेस में जो न्यूट्रिशन होता है, जो फूड सिक्योरिटी है और इन्वायरमेंट को जो लाभ होते हैं दलहनी फसलों की खेती से, इनके बारे में लोगों को अवेयर करना, इसीलिए हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। अब यहां पर थीम की बात करें तो 2 साल की थीम को हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट थीम की बात करते हैं तो 2025 में जो थीम है, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यह है 2025 की थीम। 2024 की थीम की बात करें, लास्ट ईयर जो रही, पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, 2024 की ये थीम है। तो दोनों साल की थीम यहां पर मैंने आपको क्लियर की, इनको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो काफी सारी पल्सेस हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम ड्राई बीन्स की बात करते हैं तो राजमा काफी खाया होगा आपने, राजमा चावल इंडिया में काफी खाया जाता है। काली बीन्स, पिंटो बीन्स के नाम से एक और बीन्स देखने को मिलती है। दालों की बात करें तो तुअर या अरहर की दाल काफी खाई जाती है चावल के साथ। मसूर, मूंग। पीस की बात करें तो चना और हरे मटर, और अन्य में गिना जाता है मोठ जैसी फसलों को। ओके, अब अगर हम वर्ल्ड पल्सेस डे के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी महत्व को समझा था, दलहन फसलों के महत्व को, और 2013 में एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसके तहत 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि वर्ल्ड किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था, तो यह 2016 का साल है। और उसके बाद जब इंपॉर्टेंस समझ में आई तो 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया कि 10 फरवरी को हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तब से 2019 से वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जा रहा है। कब? 10 फरवरी को। ओके, अब इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई। देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी में नाइट्रोजन को संरक्षित करने के लिए भी दलहनी फसल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। इवन जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी जरूरत बहुत कम हो जाती है दलहनी फसलों के लिए, और अदर जो क्रॉप्स है उनसे अगर हम कंपेयर करें तो दलहनी फसलों को पानी भी बहुत कम चाहिए होता है। तो एक क्वेश्चन हमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, जब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, जब क्वेश्चन आता है कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस प्रकार की फसलों को बोया जाता है, तो वो है दलहनी फसल। ओके, क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड पल्सेस डे से है, तो यह हर साल कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। सेकंड देखेंगे, इलेक्शन पर है। आपको पता है दिल्ली में अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। 10 साल का अरविंद केजरीवाल का जो शासन था, 2 टर्म लगातार इन्होंने पूरे किए थे। उसके पहले वैसे एक आध साल कुछ समय रहे हैं, ये एक आध साल तो नहीं लेकिन बीच में कुछ समय पहली बार रहे थे।
इस्तीफा दिया, इलेक्शन हुए और फिर 2 टर्म लगातार इन्होंने 10 साल पूरे किए, 2015 से और 2025 तक। अब उसके बाद दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं 2025 के, वहां पर किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया या जीत दर्ज की, तो यह हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बहुत ही शॉकिंग है ना दिल्ली इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी। यहां पर थोड़ा प्रिडिक्शन था इस चीज को लेकर कि कांटे की टक्कर होगी दोनों पार्टियों में और ऑलमोस्ट 30-35 सीटों का समीकरण रहेगा, लेकिन बीजेपी ने सबको सरप्राइज किया है और यहां पर दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी ने विधानसभा इलेक्शन में 70 में से 48 सीटें अपने नाम की है। 48 सीट जीतकर अब बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी दिल्ली में। हालांकि अभी सीएम अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी का अब सीएम बनने वाला है दिल्ली में। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 27 साल बाद बीजेपी का अब शासन आया है दिल्ली में। यहां पर शॉकिंग एक चीज हो रही है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से हारे हैं। न्यू दिल्ली सीट से ये इलेक्शन लड़ रहे थे विधानसभा का, एमएलए का। प्रवेश वर्मा ने इनको हराया और मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री रहे दिल्ली के, वो भी अपनी जंगपुरा की सीट से हारे हैं। बहुत दिग्गज लोग हारे और आतिशी सिंह हालांकि जीती है। बाकी मेन जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, वो यहां पर हारे। अब अगर हम सीट का कैलकुलेशन देखें तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी विधानसभा है। 70 विधानसभा की सीटें दिल्ली में देखने को मिलती हैं। इनमें से 48 सीटें जीती बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने जीती 22 सीटें और जो कांग्रेस है उसका तो यहां पर खाता भी नहीं खुला है ना। लास्ट जो इलेक्शन हुए थे 2020 में, वहां पर भी कांग्रेस 0 पर ही थी। 62 सीटें उस वक्त जीती थी आम आदमी पार्टी ने और 8 सीटें अपने नाम की थी बीजेपी ने। तो बहुत बड़ा जंप यहां पर बीजेपी का है। 48 सीटें बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बना रही है दिल्ली में। देखिए दिल्ली के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 8 है ना, वो यूनियन टेरिटरीज के बारे में प्रावधान करता है, संघ शासित प्रदेशों के बारे में। ओके, तो दिल्ली का प्रावधान भी हमको आर्टिकल 239 ए में देखने को मिल जाता है, जिसके तहत जिसके तहत दिल्ली को एक विशेष दर्जा भी दिया गया है और साथ ही साथ दिल्ली में विधानसभा को भी डिक्लेयर किया गया था 70 सदस्यीय विधानसभा। ओके, तो दिल्ली के बारे में यहां पर सबसे पहली चीज तो ये कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। एनसीटी का दर्जा दिया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। स्पेशल स्टेटस से दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम दिया गया था। ओके, और इसी संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 239 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, जो कि दिल्ली में विधानसभा के गठन की बात करता है। और ये जो विधानसभा है वो 70 सदस्यीय विधानसभा होती है दिल्ली में। और एक और प्रावधान है कि दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए दिल्ली में जो मंत्री बनेंगे वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। 70 का 10% होता है 7 सीएम को मिलाकर। ओके, तो 70 में से 7 अब बनेंगे मंत्री सीएम को मिलाकर। यह प्रावधान है 239 ए में। ओके, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, भारत की राजधानी है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अपनी बाउंड्री साझा करती है। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसकी सिफारिश के आधार पर। वर्तमान में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना है। केजरीवाल के साथ बहुत ही इनका विवाद चलता रहता था, तो वी.के. सक्सेना उपराज्यपाल है। ओके, तो अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक और चीज, दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 में लाया गया था और दिल्ली को एनसीआर रीजन का दर्जा दिया गया। एनसीआर रीजन, देखिए दो यहां पर टर्म आपको समझ में आई, एक एनसीटी और एक एनसीआर। एनसीटी में क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसमें दिल्ली आ जाती है और उसके अलावा नई दिल्ली का क्षेत्र भी पूरी दिल्ली को शामिल किया जाता है। वहीं पर अगर हम एनसीआर की बात कर दें, नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली के बाउंड्री के जो स्टेट है ना, उनकी भी कुछ रीजन को यहां पर शामिल किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल देखो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनके जो क्षेत्र है ना, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और अलवर, ये क्षेत्र भी एनसीआर रीजन में शामिल किए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो एनसीआर और ये एनसीटी मैं आपको समझा चुका हूं। 69 अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1991, तो उसको भी याद रखना। उसके आधार पर ही 1992 में दिल्ली में विधानसभा बनी थी पहली बार। ओके, 3 अभी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी विधानसभा है, दिल्ली, पौंडीचेरी और अब है जम्मू कश्मीर, है ना, 2019 के बाद से। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको यहां पर बता देता हूं, आप सभी के लिए जो भी रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है लगातार बहुत सारी रेलवे एग्जाम लाइनअप है आपके लिए। इसमें एनटीपीसी आपके लिए आने वाली है, तो एनटीपीसी का टारगेट बैच आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, बायलैंग्वेज, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो लेक्चर यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी आपको एनटीपीसी में आता है उसके आपको यहां पर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी यहां पर, प्रैक्टिस शीट भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाती है। तो 699 में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफी नॉमिनल चार्जेस में 24 आवर के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर दो, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा एनटीपीसी टारगेट बैच की। हाल ही में सैम नुजोमा का निधन हो गया। वे कौन थे? तो सैम नुजोमा, अगर इनकी बात करें तो नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट रहे। अफ्रीकी देश है नामीबिया। साउथ अफ्रीका से, कभी साउथ अफ्रीका का उपनिवेश था, मतलब साउथ अफ्रीका का गुलाम था। साउथ अफ्रीका से आजादी दिलाने में सैम नुजोमा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आजादी के बाद नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे सैम नुजोमा। तो नामीबिया के संस्थापक भी हैं और नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट भी हैं सैम नुजोमा। ठीक है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नामीबिया में सबसे पहली बार इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लड़ने के लिए एक पार्टी बनाई थी, साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, और लगातार इन्होंने प्रोटेस्ट किया साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं का शासन था इन पर। और फाइनली लंबे संघर्ष के बाद 1990 में यह नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से आजाद होता है। यहां पर आप इनको गांधी जी की तरह भी देख सकते हैं। नामीबिया में लंबे संघर्ष के बाद 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को इन्होंने आजाद किया, और फिर नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट बने। 1990 से लगातार 15 साल तक ये नामीबिया के प्रेसिडेंट रहे। 1973 में लेनिन पीस प्राइज दिया जा चुका है, और इवन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इंदिरा गांधी ट्रस्ट है उसके द्वारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट से भी 1990 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है कौन? सैम नुजोमा। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जो कि नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं और नामीबिया के संस्थापक हैं। राजधानी है नामीबिया की विंडहोक। 21 मार्च 1990 में दक्षिण अफ्रीका से यह आजाद हुआ था। अगर हम लोकेशन देखते हैं मैप पर, तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में यह हमें देखने को मिल जाता है। ओके, अटलांटिक ओशियन इससे टच होता है। हाल ही में किस राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है अपने पद से? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के सीएम के पद पर थे, बीजेपी कैंडिडेट है ये। आपको पता है इस्तीफे का कारण? नाम से आपको, अगर आप राज्य का नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 2023 से मणिपुर में 2 समुदाय हैं, वहां की 2 कम्युनिटी है जिसके बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है। भयंकर हिंसा हो रही है, पूरा राज्य हिंसा की गिरफ्त में है। 2 हैं, एक है मैतेई और एक है कुकी कम्युनिटी। कुकी कम्युनिटी का मानना है कि वो वहां के मूल निवासी, और मैतेई बाहर से आए हुए। तो इन दोनों के मध्य में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है 2023 से, और अभी भी लगातार हिंसा चालू है। तो इस मामले में जो मणिपुर का विपक्ष है ना, उन्होंने काफी बार घेरा और इस्तीफा मांगा एन बीरेन सिंह का। अब क्योंकि
कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लाने वाली थी एन बीरेन सिंह के खिलाफ, तो उससे पहले ही एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। रेजिग्नेशन इन्होंने मणिपुर की कैपिटल इंफाल में वहां के मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को सौंपा है। तो एन बीरेन सिंह अपने पद से हटे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद पर थे। ओके, तो मणिपुर की अगर हम कैजुअल बात करते हैं, 15 अक्टूबर 1949 को भारत संघ में विलय हुआ था, जब सारी रियासतें इंडिया में मिल रही थी। 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा दिया गया और फाइनली 1972 में इसको फुल स्टेट या फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कैपिटल है इसकी इंफाल, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। एन बीरेन सिंह तो हो गए इस्तीफा दे चुके, तो अब सीएम तो अभी कोई है नहीं, बनेगा जब बात करेंगे। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की बात करें, विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट देखने को मिलती है और लोकसभा की 2 सीटें देखने को मिलती है मणिपुर। नेबर स्टेट या कंट्री की बात करें तो देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री मणिपुर की लगती है म्यांमार से, और अगर हम स्टेट की बात करें तो 3 स्टेट यहां पर अपनी बाउंड्री साझा करते हैं मणिपुर से। देखो, दक्षिण में है मिजोरम, पश्चिम में आते हैं तो ये असम की बाउंड्री है, ये इधर से देख लो, और उत्तर से आते हैं तो नागालैंड की बाउंड्री टच होती है मणिपुर से। तो 3 इंडियन स्टेट टच हो रहे हैं यहां पर, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके साथ, तो ये देखने को मिलती है म्यांमार के साथ। आगे आ जाएंगे, चलिए। हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो लेबनान, ओके, पश्चिम एशियाई देश, इसके नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है नवाब सलाम को। देखिए, नवाब सलाम की अगर हम बात करें ना, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं नवाब सलाम। ठीक है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है नवाब सलाम ने। लेबनान के 53वें पीएम के रूप में अब इन्होंने शपथ ली है और इन्होंने हराया है इलेक्शन में नजीब मिकाती को। तो अब तो पीएम याद कर लो कि 53वें पीएम लेबनान के कौन बने हैं, तो ये है कौन, नवाब सलाम। ठीक है, लेबनान की कैपिटल है बैरूत। जोसेफ ऑन वर्तमान में यहां के प्रेसिडेंट के पद पर है, पीएम बन गए नवाब सलाम। यहां का एक संगठन, एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत फेमस है इंटरनेशनल लेवल पर, उसे आतंकवादी संगठन भी माना जाता है, यह है हिजबुल्लाह। आपको पता है अभी इजराइल का लेबनान से जब डिस्प्यूट शुरू हुए थे तो हिजबुल्लाह काफी सुर्खियों में था, है ना। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल ने मरवाया था। तो हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन माना जाता है वर्ल्ड में, एक पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन ये लेबनान की। ठीक है, तो लेबनान के नए पीएम के रूप में नवाब सलाम अपॉइंट किए गए हैं। हाल ही में गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड किससे दिया गया है, गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड, पहले आंसर लेंगे फिर समझेंगे अवार्ड क्या है। देखिए, कौन सी संस्था देती है, अगर ये पता चलेगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले आंसर ले लेते हैं, ये अवार्ड दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड दिया गया है। देखिए, CSR की बात करें ना तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का फुल फॉर्म होता है। मुंबई में हाल ही में एक समारोह का आयोजन किया गया है, 19वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अवार्ड दिया गया है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024। किसे दिया गया, कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ने समाज कल्याण के लिए जो लगातार काम किए हैं, जो पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है समाज में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है, तो इसके लिए हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आयोजित की गई थी मुंबई में, उसमें कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड से 2024 के सम्मानित किया गया। अवार्ड की बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया। ठीक है, IOD, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया की एक संस्था है, 1991 में। ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया था गोल्डन पीकॉक अवार्ड। उद्देश्य क्या है, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का प्रतीक माना जाता है
ठीक है, ऐसी कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के काम किया हो, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, अगर इसको समझ के काम किया है तो उसको दिया जा सकता है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 2024 के लिए जो अवार्ड था वो दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में किस देश ने WHO छोड़ने की घोषणा की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज है लगभग वो सारी की सारी WHO की भी मेंबर कंट्रीज है, और मेंबर कंट्रीज में हेल्थ इश्यूज अगर कुछ भी होते हैं उनको सॉल्व करना, जो पैंडेमिक आते हैं है ना, महामारी आती है, उसको अवेयरनेस के लिए काम करना, उन्हें खत्म करना, पिछड़े देशों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, है ना, लोन प्रोवाइड्स करना, ये सारे काम WHO के द्वारा किए जाते हैं। नाम ही इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी यहां इस ऑर्गेनाइजेशन को एक देश ने छोड़ने की घोषणा की है, और वो देश है दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना। शॉकिंग है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका भी WHO को छोड़ने की घोषणा कर चुका है। अमेरिका कुछ समय पहले ही WHO से बाहर हुआ है, और अब अर्जेंटीना ने भी WHO को छोड़ने का फैसला किया। इन देशों का मानना है कि WHO ना बहुत पार्शियलिटी करता है, बहुत भेदभाव कर रहा है देशों के साथ। विकसित देशों को यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पिछड़े देशों के साथ खड़ा नहीं होता। ओके, कोविड-19 जब पैंडेमिक आया था तो भी WHO को सूझी नहीं पड़ी क्या करना। मतलब एक लचर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब देखा जाने लगा है। तो काफी देश इसको धीरे धीरे, अभी तो इनिशियल है, शुरुआत है, तो अभी तो अमेरिका और अर्जेंटीना ने अभी लगातार छोड़ने की घोषणा कर दी है। ठीक है, WHO की जो पार्शियलिटी है देशों के साथ उसको लेकर, और इसके जो मानना है कि भाई जो बड़े बड़े विकसित देश है ना, बस उन्हीं का कंट्रोल है WHO पे, ऐसा मानना है। तो अमेरिका ने छोड़ दिया, अब अर्जेंटीना ने छोड़ दिया। यहां पर अमेरिका का छोड़ना एक शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि भैया 2024 में ऑलमोस्ट 7,900 करोड़ रुपए, 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड या योगदान, है ना, अमेरिका के द्वारा दिया गया था। अब छोड़ने के बाद तो देगा नहीं। अर्जेंटीना हर साल ऑलमोस्ट 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर देता है, ये भी नहीं देगा। तो धीरे धीरे क्या है ना, सवाल उठते जा रहे हैं WHO की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उस पर सवाल उठता जा रहा है। तो धीरे धीरे देश छोड़ रहे हैं। अमेरिका छोड़ चुका है, अब अर्जेंटीना ने छोड़ा है। WHO की बात करें, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडनम घेब्रेसस वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है। 194 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, 2 छोड़ चुकी है। हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक आंसर ले लो, 3rd है, तीसरी रैंक है। पर सर ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग है क्या? ऐसे देश जो कि अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो स्पेशली बिल्डिंग है ना, उनको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि वो कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करें, वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करें। अगर कोई देश अपने यहां पर इस प्रकार की बिल्डिंग्स को डेवलप कर रहा है और इस प्रकार के लक्ष्य को हासिल कर रहा है, तो उन देशों को रैंक दी जाती है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग में। 2024 की रैंक को हाल ही में जारी किया गया है और इंडिया को 3rd रैंक पर रखा गया। कौन सी रैंक पर? तीसरी रैंक पर। ठीक है, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग स्टार्ट हुई थी सन 2000 में। यह रैंकिंग यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निकाली जाती है, एक संस्था है यूएस की। ओके, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके का सर्टिफिकेशन यह देता है कि बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी किसी भी देश में कितनी ज्यादा है, वाटर कंजर्वेशन बिल्डिंग्स कितना अच्छा कर रही है, और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है। जो इस सेक्टर में सबसे अच्छा काम कर रहा है वो पहली रैंक पर होगा, जो बेकार काम कर रहा है वो लास्ट में होगा। तो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग, इसमें भारत को 3rd रैंक पर रखा गया। कौन सी रैंक पर? 3rd रैंक पर। अच्छा, ऑल ओवर हम बात करेंगे
तो इंडिया ने लगातार तीसरे साल अपनी रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पहले नंबर पर है चाइना, सेकंड पर कनाडा और थर्ड पर है इंडिया। इसके बाद फोर्थ पर है साउथ कोरिया और फिफ्थ पर है यूएई। तो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत को थर्ड प्लेस पर रखा गया है। ठीक है। हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जा रहा है? तो साइक्लोन 2025 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया और इजिप्ट के मध्य में, मतलब इंडिया और मिस्र के मध्य में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025, ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के मध्य में राजस्थान के पोखरण में, जो राजस्थान का एक पोखरण में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, ठीक है, वहां पर 14 दिनों तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 10 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है, 14 दिन तक ये चलेगा, ऑलमोस्ट 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो साइक्लोन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के मध्य में आयोजित की जा रही है। पहला एडिशन 2023 में आयोजित किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। सेकेंड एडिशन 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया था, टन बाय टन आयोजित किया जाता है। और अब थर्ड एडिशन आयोजित किया जा रहा है 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। दोनों देशों के मध्य में सैन्य क्षमताओं को साझा करना और रेगिस्तानी क्षेत्र में सेना को रिस्पॉन्ड करने की क्या कैपेबिलिटी है इसको टेस्ट करना मुख्य उद्देश्य है इंडिया और मिस्र के मध्य में आयोजित किए जाने वाले साइक्लोन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ओके, भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट जो कि स्पेशल फोर्सेस है वो पार्टिसिपेट कर रही है। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, है ना, काहिरा नील नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अब्देल फतह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है और मुस्तफा मेडबोली यहाँ के वर्तमान में पीएम के पद पर हैं। गीजा के पिरामिड के लिए जाना जाता है मिस्र। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में IFFR 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में नेट पैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये अवार्ड जो कि नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया है, ओके, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम अवार्ड है। तो IFFR 2025 अवार्ड का नाम है नेट पैक अवार्ड। तो ये दिया गया है भारत की मूवी बैड गर्ल को। तमिल भाषा की एक मूवी है और इस मूवी की अगर हम डायरेक्टर देखें बैड गर्ल, ओके, तो वर्षा भारत की ये मूवी है बैड गर्ल। इसे IFFR 2025 में नेट पैक अवार्ड 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए, वर्षा भारत की डेब्यू फिल्म में थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट के कारण शुरुआत में इसे एड्रेस नहीं किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसको अवार्ड दिया गया है। एक जो हट के सिनेमा होता है ना, उस क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में नेटपैक अवार्ड को जीतने वाली आखिरी फिल्म थी नासिर, 2019 में आई थी, और अब 2025 में जीती है बैड गर्ल। भारत की नासिर, नौकर की आवाज और विध्यन 1995 ये भी पहले ही अवार्ड जीत चुकी है। अभी जो लेटेस्ट जीती बैड गर्ल है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम एक इंडिपेंडेंट और एक्सपेरिमेंटल मूवीज को अवार्ड प्रदान करता है ना। बहुत ही फेमस एक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है जो कि नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया जाता है। तो अवार्ड एशिया और पैसिफिक रीजन के देशों की जो फिल्म होती है केवल उनको दिया जाता है। रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल फाउंडेशन हर साल इसका आयोजन करता है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1972 में। तो इसी फिल्म फेस्टिवल में नेट पैक अवार्ड 2025 किसे दिया गया, किस मूवी को दिया गया? तमिल मूवी बैड गर्ल को। चलिए, तो यहां पर 11 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया हमने। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, क्या थे क्वेश्चन? हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में विकासिता गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू की गई? तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है ओडिशा सरकार को। हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है, आंसर बी।
हाल ही में चर्चा में रही कोडावा कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित है? तो ये कम्युनिटी देखने को मिलती है कर्नाटका, है ना, कर्नाटक स्टेट में। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है फीफा ने। आगे आ जाए। हाल ही में 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो चीन का शहर है हॉर्बिन। आगे आ जाए। हाल ही में निर्भया कड़ी, ठीक है, हाल ही में निर्भया कड़ी या फिर गेलिया झिया योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो ओडिशा राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हाल ही में खोजी गई क्यूप्यू क्या है? तो अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात एक खगोलीय स्ट्रक्चर है क्यूप्यू। हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका क्या है? तो ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है पिनाका। हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने नया कंपनी ऑपरेटिव बेस कहां स्थापित किया? तो यह स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इकोनॉमी की एक टर्म है कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक या कंपोनेंट कौन कौन से? तो अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर शब्दावली में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में निर्भरता रेखा का आंकलन, निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन का आंकलन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है? लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? और इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी/आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके ध्यान से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रूट और क्रेजी जियोमेट्री के एप्लीकेशन पर आप विजिट कीजिए। ओके, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।